नमस्कार मेरे देशवासियों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस विशेष चर्चा कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लाखों करोड़ों आंखों में पल रही उम्मीद की, उस तपती धूप में इंतजार की छांव की और उन हथेलियों के पसीने की जो महज एक सुरक्षित भविष्य के सपने के लिए जीवन भर कर्म करती रहीं। ये कहानी है उस संघर्ष की जो रिटायरमेंट के नाम पर शुरू होती है। ये बहस है उस व्यवस्था की जो हमारे समाज के उन बुजुर्ग शिल्पियों को सम्मानजनक जीवन देने का वादा करती है, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी। आज का हमारा विषय है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस और उसकी जुड़ी हुई वेतन सीमा। लेकिन सुनने में जो ये शब्द तकनीकी और शुष्क लगते हैं, उनकी असली गूंज सुनिए। ये गूंज है रोज सुबह दूध के दाम पर हुई बहस की, महीने के अंत में दवाई के बिल की चिंता की, पोते पोतियों की कॉपी किताबों के खर्च की कल्पना की और उस सब से बढ़कर अपने ही घर में आत्मनिर्भर बने रहने की ललक की। ये कोई साधारण नीतिगत मामला नहीं है, ये एक मानवीय संकट है जो धीरे धीरे चुपचाप हमारे समाज के उस वर्ग को चूस रहा है जिसने अपना सब कुछ दे दिया। अक्सर ये मुद्दा सुर्खियों में आता है, चर्चा होती है, वादे किए जाते हैं और फिर खबरों की भीड़ में गुम हो जाता है। लेकिन आज नहीं। आज हम इसकी हर परत को, हर पहलू को, हर सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने रखेंगे। क्योंकि यहाँ कोई अटकलें नहीं, ठोस तथ्य हैं। यहाँ भ्रम नहीं, स्पष्टता है। और यहाँ आपके अधिकारों की एक मजबूत दावेदारी है। सबसे पहले उस मूलभूत समस्या को पहचानें जो दशकों से जारी है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि आज के दौर में एक विडंबना बनकर रह गई है। समस्या पेंशन ना मिलने की नहीं है, समस्या है उस पेंशन की क्रय शक्ति में आई भयानक गिरावट की। पिछले 30-40 वर्षों में महंगाई ने जिस तेजी से कदम बढ़ाए हैं, पेंशन उसकी बराबरी करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। एक पल के लिए सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने सन 1990 या 2000 के दशक में रिटायरमेंट लिया था। उस समय मिलने वाली 1000 या 1500 रुपए की न्यूनतम पेंशन से शायद गुजर बसर हो जाता था। लेकिन आज 20-25 साल बाद वही राशि एक कड़वा मजाक लगती है। जब अस्पताल का एक साधारण बिल हजारों में हो, महीने का राशन हजारों में जाए और बिजली पानी के बिल लगातार बढ़ रहे हों, तो ऐसी पेंशन से क्या होगा? ये एक ऐसी आर्थिक खाई है जिसमें एक पेंशन भोगी की गरिमा और आत्मनिर्भरता धीरे धीरे दफन होती जाती है। वो मजबूरी में परिवार पर निर्भर होने लगता है और कई बार तो बुनियादी ज़रूरतों को ही टालने लगता है। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये सम्मान की कमी है। इसीलिए जब भी इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की बात उठती है, तो ये महज एक आर्थिक समायोजन नहीं रह जाता, ये उन लाखों आंखों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन जाती है। पर साथ ही ये एक पुराना डर भी पैदा करती है। कहीं ये बात भी पुरानी फाइलों के ढेर में दब तो नहीं जाएगी? कहीं विचाराधीन है, चर्चा जारी है, समिति बैठ रही है जैसे शब्दों के पीछे ये मुद्दा फिर से गुम तो नहीं हो जाएगा? ये वही डर है जो अस्पष्टता और अनिश्चितता से पैदा होता है। अब आइए उन सकारात्मक संकेतों की तरफ जो हाल के दिनों में इस विमर्श में ताजगी ला रहे हैं। ये संकेत मुख्य रूप से दो बड़े मोर्चों पर हैं। पहला मोर्चा न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की वास्तविक संभावना और दूसरा मोर्चा पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड की गणना का आधार बनने वाली वेतन सीमा यानी वेतन सीलिंग में बदलाव की गहमागहमी। कई आधिकारिक और गैर आधिकारिक रिपोर्ट, साथ ही विशेषज्ञों की चर्चाओं से ये जाहिर होता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के स्तर पर इन दोनों ही मुद्दों पर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मंत्री भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला कोई भावनात्मक या राजनीतिक ऐलान मात्र नहीं होता। इसकी नींव में एक बेहद जटिल वित्तीय समीकरण काम कर रहा होता है। इसमें पेंशन फंड की दीर्घकालिक वित्तीय सेहत, उस पर आने वाले दशकों का दायित्व और सबसे बढ़कर वर्तमान में काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों व उनके नियोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का गहन विश्लेषण शामिल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा कोई बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता। ये एक लंबी चरणबद्ध प्रक्रिया है जो कानून और नियमों के दायरे में रहकर एक आधिकारिक अधिसूचना या परिपत्र के जरिए ही अमल में आती है। दूसरी ओर वेतन सीमा में बदलाव की चर्चा का एक अलग ही महत्व और असर है। वर्तमान में पीएफ और पेंशन की गणना के लिए जो वेतन सीमा निर्धारित है, वो कई वर्षों से अपरिवर्तित है। लेकिन इन्हीं वर्षों में न्यूनतम वेतन, जीवन यापन की लागत और औसत आय में जबरदस्त उछाल आया है। ये अंतर एक ऐसी विषमता पैदा कर रहा है जहां सामाजिक सुरक्षा का ये महत्वपूर्ण स्तंभ वास्तविकता से कोसों दूर नजर आता है। वेतन सीमा बढ़ाने की मांग असल में इसी खाई को पाटने की मांग है।
अगर ये सीमा बढ़ाई जाती है तो इसके दूरगामी और गहरे परिणाम होंगे। भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए उनकी मासिक पीएफ कटौती बढ़ेगी। इसका मतलब है कि उनकी रिटायरमेंट कॉर्पस भी बड़ी होगी और उसी के आधार पर मिलने वाली मासिक पेंशन भी अधिक हो सकेगी। ये भविष्य की पीढ़ी के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच तैयार करने जैसा होगा। हालांकि एक बड़ा सवाल ये है कि पहले से ही पेंशन पा रहे लोगों को इस बदलाव का लाभ कैसे और कितना मिलेगा। ये पूरी तरह से अंतिम नीति के निर्देशों पर निर्भर करेगा। हो सकता है नई सीमा सिर्फ नए सदस्यों या एक निश्चित तारीख के बाद रिटायर होने वालों पर ही लागू हो। इसीलिए किसी भी तरह की अफवाह या वायरल मैसेज के आधार पर निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक दस्तावेजों का इंतजार करना ही समझदारी है। अब इस विषय का एक और महत्वपूर्ण पहलू न्यायिक हस्तक्षेप और समय सीमा का सवाल है। अलग अलग मंचों पर और कभी-कभी न्यायालयों में भी ये तर्क दिया जाता रहा है कि वेतन सीमा में इतने लंबे अरसे तक कोई मूलभूत बदलाव नहीं किया गया, जबकि आर्थिक परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। इस आधार पर यह मांग जोर पकड़ती रही है कि सरकार को एक उचित और निर्धारित समय सीमा के भीतर इस पर निर्णय लेना चाहिए, ताकि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत और प्रासंगिक बनाया जा सके। इस पूरे समीकरण में एक और नाजुक पहलू है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। वेतन सीमा बढ़ाने का मतलब सिर्फ भविष्य की पेंशन बढ़ाना नहीं है। इसका एक तात्कालिक और सीधा असर कर्मचारी की आज की इस वक्त की टेक होम सैलरी पर पड़ता है। दरअसल पीएफ की कटौती बेसिक सैलरी के एक निश्चित प्रतिशत पर होती है। अगर वेतन सीमा बढ़ती है तो बहुत से कर्मचारियों के लिए पीएफ योग्य वेतन का आधार भी बढ़ सकता है। नतीजतन हर महीने होने वाली पीएफ कटौती की रकम बढ़ेगी और इसका सीधा नतीजा ये होगा, कर्मचारी के हाथ में आने वाली नकदी की मासिक राशि थोड़ी कम हो जाएगी। ये एक तरह का वित्तीय संतुलन है, आज थोड़ा कम ताकि कल बहुत अधिक सुरक्षित हो। लेकिन ये संतुलन हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। एक ऐसा कर्मचारी जिसकी वर्तमान वित्तीय जिम्मेदारियां जैसे कि होम लोन की किश्त, बच्चों की फीस, परिवार के स्वास्थ्य का खर्च बहुत अधिक है, वो इस कटौती को तीव्रता से महसूस करेगा। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा कर्मचारी जो दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को वर्तमान के आराम पर प्राथमिकता देता है, वो इसे एक सकारात्मक कदम मानेगा। इस पूरी गणना का एक तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण पक्ष नियोक्ताओं यानी कंपनियों की भूमिका है। पीएफ व्यवस्था में कर्मचारी के अंशदान के बराबर ही नियोक्ता का भी अंशदान होता है। इसलिए अगर वेतन सीमा बढ़ती है तो नियोक्ता को भी हर कर्मचारी पर अधिक राशि का योगदान देना होगा। जिन कंपनियों के पास हजारों लाखों कर्मचारी हैं, उनके लिए ये एक भारी वित्तीय बोझ में बदल सकता है, जिसका असर उनकी लाभार्जन क्षमता और नई नौकरियां पैदा करने की योजनाओं पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि ऐसे किसी भी निर्णय से पहले सरकार को उद्योग जगत, श्रमिक संघों, अर्थशास्त्रियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विमर्श करना पड़ता है। ये प्रक्रिया समय लेती है और इसी दौरान कई तरह की खबरें और अटकलें हवा में तैरती रहती हैं। यहाँ सतर्कता एक बड़ी जरूरत बन जाती है। अक्सर किसी अखबार की सुर्खी या सोशल मीडिया की एक पोस्ट ये दावा कर देती है कि अगले महीने से वेतन सीमा बढ़ जाएगी या पेंशन भोगियों को एक मुश्त लाभ मिलेगा। ऐसे में ये जांचना बेहद जरूरी है कि क्या श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ ने कोई आधिकारिक अधिसूचना या परिपत्र जारी किया है। क्या इसमें लागू होने की तारीख साफ तौर पर बताई गई है? अगर नहीं, तो ऐसी किसी भी खबर को अंतिम नहीं माना जा सकता। ये वो मोड़ है जहां कई लोग भ्रमित हो जाते हैं और फिर निराशा का शिकार होते हैं। अब हम उस मजबूत तर्क की ओर भी चलते हैं जो वेतन सीमा में नाटकीय बढ़ोतरी की मांग करता है। कई श्रमिक संगठनों और वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वेतन सीमा इतनी कम है कि ये उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के पूरे दायरे से बाहर कर देती है। उनका तर्क है कि ऊपर के स्तर के वेतन पाने वालों के लिए वेतन सीमा को काफी ऊपर, शायद 25,000 रुपए प्रति माह या उससे भी अधिक तक उठाया जाना चाहिए। इससे मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोग भी एक मजबूत पेंशन सिस्टम का लाभ उठा सकेंगे। मगर जैसा कि पहले बताया, इसके लिए नियोक्ताओं पर एक अतिरिक्त भारी बोझ डालना पड़ेगा। इसलिए नीति निर्माताओं के सामने एक कठिन दुविधा है, कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा बढ़ाएं या उद्योगों की वर्तमान लागत न बढ़ाएं। तो आखिरकार इन सारी संभावनाओं, चर्चाओं, तर्कों और अटकलों का आपके और आपके परिवार के लिए वास्तविक मायने क्या हैं? आइए इसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अगर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है तो इससे सबसे ज्यादा राहत और खुशी उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी जिनके लिए ये पेंशन ही जीवन की एकमात्र लाइफलाइन है। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, ये मन की शांति और जीवन की गरिमा की वापसी होगी।
एक बुजुर्ग के लिए ये जानना कि वो बिना किसी के आगे हाथ फैलाए अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। और अगर वेतन सीमा में वृद्धि होती है तो ये आपके लिए एक दीर्घकालिक निवेश की तरह होगा। ये आने वाले कल के रिटायरमेंट को ज्यादा सुरक्षित, आरामदायक और चिंता मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। युवा और मध्यम आयु वर्ग के कर्मचारियों को यह समझना होगा कि थोड़ी सी अतिरिक्त बचत कल की बड़ी वित्तीय चुनौतियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करेगी। ये सामाजिक सुरक्षा